हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं समीर सर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाटिका में। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है क्लास 10th बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए प्रणवा बुक से है। यह दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है चैप्टर 1 पेज फॉर लिविंग का अंतिम लेक्चर है, लेक्चर 4। यह दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में लेक्चर 3 में आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो बनाया था, तो आज जो इस चैप्टर के बच्चे एक्सरसाइज हैं उसको लेकर मैं आपके लिए आया हूं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, और जितने ही प्रश्न जो इस चैप्टर से रिलेटेड है उनका मैं आंसर आपके लिए लेकर आया हूं आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और समझने की कोशिश करते हैं आज के ये इम्पोर्टेंट वीडियो। दोस्तों, आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं प्रणोरमा के, चाहे वो प्रोज के हो या पोइट्री के, सब पर मैं इसी तरह लेक्चर वाइज वीडियो बनाता रहूँगा और आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाता रहूँगा। तो बने रहेंगे इंग्लिश वाटिका के संग और सीखते रहेंगे इंग्लिश और करते रहेंगे अपने एग्ज़ाम की तैयारी। विश यू ऑल द बेस्ट। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जी दोस्तों, सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, वो प्रश्नों के उत्तर आपके सामने हैं। आपके बुक प्रणोरमा में पेज नंबर 5 यानी पृष्ठ संख्या 5 पे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपके सामने हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में देना है। ये दोस्तों शॉर्ट क्वेश्चन है, तो हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन को संक्षिप्त में आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले। राइटर ने प्ले यानी नाटक कहाँ देखा। तो राइटर जो आर.सी. हचिंसन है, पेज फॉर लिविंग के, उन्होंने नाटक कहाँ देखा था। तो पहला लाइन ही यानी आपके बुक का पहला लाइन ही इसका आंसर है। द राइटर वॉच्ड द प्ले इन डबलिन। लेखक ने नाटक डबलिन में देखा था। डबलिन जो लंदन का एक छोटा सा शहर है, डबलिन, वहीं पे राइटर ने नाटक को देखा था। हु वॉज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले। प्ले में, नाटक में कौन मुख्य कैरेक्टर था, मुख्य पात्र था। तो जो नाटक राइटर ने देखा था उसमें मुख्य पात्र कौन था, पता है इसका आंसर। द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले वाज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। जी दोस्तों, एल्डरली कॉर्न मर्चेंट जो था उस नाटक का मुख्य पात्र था बुजुर्ग मक्का व्यापारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज द राइटर डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड। क्या लेखक, ये दोस्तों लेखक की बात की जा रही है, क्या लेखक डिसलाइक करता है रैपिड मूवमेंट को इन एवरी फील्ड, यानी प्रत्येक क्षेत्र में, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में क्या राइटर डिसलाइक करता है रैपिड मूवमेंट को। तो नहीं दोस्तों, मैंने ऑब्जेक्टिव में बताया था कि राइटर डिसलाइक नहीं करता है रैपिड मूवमेंट को। नो, आंसर है नो, द राइटर डज नॉट ऑलवेज डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड। नहीं, राइटर हमेशा नापसंद नहीं करता है प्रत्येक क्षेत्र में तेज गति को। ही लाइक्स इट एज लॉन्ग एज ही हिमसेल्फ इज ड्राइविंग अ कार एंड इट इज नॉट हिज कार। यह इसको तब तक पसंद करता है, यानी रैपिड मूवमेंट को तब तक पसंद करता है जब तक वह कार को खुद ड्राइव कर रहा होता है, और दूसरी बात यह कि वह कार उसकी अपनी नहीं होती है। इस स्थिति में राइटर डिसलाइक नहीं करता है बल्कि रैपिड मूवमेंट को लाइक करता है। आई होप आपने समझ लिया इसका आंसर कि राइटर हमेशा डिसलाइक नहीं करता है रैपिड मूवमेंट को, और उस कंडीशन में वो लाइक भी करता है जब वो कार खुद ड्राइव कर रहा हो और उसकी वो अपनी कार नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन विच सिचुएशन डज द राइटर फाइंड हिमसेल्फ इन द सिनेमा। ये दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपने सीखा था कि सिनेमा में अपने आपको किस सिचुएशन में पाता है। तो किस सिचुएशन में राइटर सिनेमा में अपने आप को पाता है। तो इन द सिनेमा में द राइटर फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ होपलेस सिचुएशन। ये दोस्तों वो होपलेस सिचुएशन में, उदास सिचुएशन में, आशाहीन सिचुएशन में अपने आप को सिनेमा में पाता है। और अंतिम क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन आपका पेज नंबर 5 का है वो है, हाउ डज द राइटर क्लासीफाई हिमसेल्फ एज अ थिंकर। यानी विचारक के रूप में अपने आप को राइटर किस प्रकार क्लासीफाई करता है, वर्गीकृत करता है। तो द राइटर क्लासीफाइज हिमसेल्फ एज अ स्लो थिंकर। जी दोस्तों, मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताया था कि राइटर किस ट्राइब से बिलोंग करते हैं, तो स्लो थिंकर ट्राइब से बिलोंग करते हैं, इसलिए अपने आप को क्लासीफाई किस रूप में करते हैं,
स्लो थिंकर के रूप में करते हैं। तो द राइटर क्लासिफाइज हिमसेल्फ एज अ स्लो थिंकर। आई होप आपने ये शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर बहुत ही आसान शब्दों में आप इसको आसानी से याद भी कर लेंगे, और मैं इसकी हिंदी बताते चलता हूँ ताकि आपको वर्ड्स समझने में दिक्कत न हो। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ और देखते हैं लॉन्ग आंसर। जी हाँ दोस्तों, लॉन्ग क्वेश्चंस का जो आंसर है वो पेज नंबर 6 पे दिया गया है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। तो हम उसके प्रत्येक क्वेश्चन और आंसर आपके सामने लेकर उपस्थित है, और उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन के आंसर को समझेंगे ताकि लिखने के समय आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही आसान शब्दों में मैंने समझाने की कोशिश की है। पहला क्वेश्चन है, राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। ये दोस्तों ये 2017 के एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो इस हिसाब से ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो समझिए, यानी इस क्वेश्चन के हिसाब से वो मक्का व्यापारी, जो बुजुर्ग मक्का व्यापारी था, उसके विषय में हमें कुछ सेंटेंसेस बताने हैं, लिखने हैं। तो आंसर है, द कॉर्न मर्चेंट वाज एन एल्डरली मैन विद अ वीक हार्ट एंड हैड सर्टेन ग्रीवांसेस एंड एंजाइटीज। ये दोस्तों वो जो कॉर्न मर्चेंट था, मक्का व्यापारी था, वह एक बुजुर्ग आदमी था और कमज़ोर दिल का था, और उसके कुछ शिकायतें थी या कुछ चिंताएं थी। ये बात तो मैंने बताया था कि वो हमेशा शिकायतें करता रहता था फास्ट पेस ऑफ लाइफ से, और बहुत हमेशा चिंताओं से घिरा व्यक्ति था और कमज़ोर दिल का था। His nephew was cheating on him and his wife had the strange idea of spending 10 pounds on a holiday. उसका भतीजा जो था वो चीटिंग करता था उसके साथ, मतलब उसको ठगता था, और उसकी पत्नी को एक स्ट्रेंज आइडिया था, एक विचित्र आइडिया विचार था, क्या करने का, 10 पाउंड खर्च करने का किसी भी हॉलीडे में। मतलब कोई भी हॉलीडे हो, कोई भी छुट्टी का दिन हो, उस दिन उसकी पत्नी को 10 पाउंड चाहिए थे खर्च करने के लिए। It seems as if he is not satisfied with how his life is going. ऐसा प्रतीत होता है, उस नाटक में जो राइटर ने वर्णन किया है, तो उस नाटक की बातों को पढ़ने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि वह सेटिस्फाइड नहीं था। बूढ़ा आदमी जो था वो संतुष्ट नहीं था। हाउ हिज लाइफ इज गोइंग, जिस प्रकार उसका जीवन गुजर रहा था, उसका जीवन जिस प्रकार कट रहा था, अपने जीवन गुजरने से वो सेटिस्फाइड नहीं था। ऑल्दो यद्यपि द पेस ऑफ लाइफ वॉज गेटिंग टू मच फॉर हिम, यद्यपि जो जीवन की गति थी, जीवन की जो रफ्तार थी, उसके लिए काफ़ी अधिक हो रही थी। स्टिल इन अ मोमेंट ऑफ डिस्पेयर, फिर भी कभी कभी डिस्पेयर के मोमेंट में, निराशा के क्षणों में, ही अटर्ड अ ग्रेट क्राई फ्रॉम द हार्ट, वह अपने दिल से एक चीख, गहरी चीख निकालता और कहता, क्या कहता, दे टेल मी देयर्स एन एरोप्लेन नाउ दैट गोज एट 1000 miles an hour। यानी लोग कहते हैं कि कोई एरोप्लेन है जो 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है। नाउ दैट्स टू फास्ट, यह काफ़ी अधिक तेज है। ही फाउंड हिज लाइफ टू बी गोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस, यानी उसने पाया कि उसका जीवन जो है वो बहुत तेज गति से गुजर रहा है। दोस्तों ये थे एल्डरली कॉर्न मर्चेंट के विषय में कुछ बातें, जो आप इसमें से कई बातों को याद रखेंगे और अपने आंसर इन्हीं बातों के हिसाब से एग्जाम में लिखेंगे। आई होप आपने इस प्रश्न के उत्तर को अच्छे ढंग से समझ लिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो अगला प्रश्न है लॉन्ग क्वेश्चन का, उसी पेज से प्रश्न है, दे टेल देयर्स एन एरोप्लेन नाउ दैट गोज एट 1000 miles an hour, नाउ दैट्स टू फास्ट, व्हाट लाइट डज द रिमार्क ऑफ द कॉर्न मर्चेंट थ्रो ऑन द फास्ट लाइफ टुडे। वे कहते हैं कि कोई एरोप्लेन है जो 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती है, यह तो बहुत अधिक तेज है। इस बात को कॉर्न मर्चेंट ने बोला तो लाइफ के किस हिस्से पर टिप्पणी किया और उस पर हमें क्या करना है, प्रकाश डालना है। देखते हैं इसका आंसर दोस्तों। दिस स्टेटमेंट, जो दिया गया स्टेटमेंट कथन है, रिवील्स द पेस ऑफ लाइफ दैट वी लिव इन टुडे, प्रकट करती है, रिवील्स करती है किसको, जीवन की रफ्तार को जो आज हम लोग जी रहे हैं। वी लिव एट अ वेरी फास्ट पेस, हम लोग बहुत तेज गति के साथ जीते हैं। विद द एडवांस इन टेक्नोलॉजी, तकनीकी में जो उन्नति है उसके साथ, द वर्ल्ड इज रनिंग फास्ट, दुनिया क्या हो रही है, बहुत तेज गति से चल रही है।
द सेंटिमेंट्स ऑफ द कॉर्न मर्चेंट थ्रो लाइट ऑन द ट्रिमेंडस चेंज, और इसी प्रकार के भयानक परिवर्तन पर जो कॉर्न मर्चेंट का सेंटिमेंट है, मनोभाव है, जो उसने बोला है, वो प्रकाश डालती है इन द लाइफ ऑफ मैनकाइंड। मानव जीवन में जो ये ट्रिमेंडस चेंज आया, ये भयानक बदलाव जो आया, इसी बदलाव के ऊपर कॉर्न मर्चेंट ने वो बातें कही, वो स्टेटमेंट कहा। आवर लाइव्स आर कंपेयर्ड विद द फास्ट स्पीड ऑफ एन एरोप्लेन एट 1000 माइल्स एन आवर, यानी हमारे जीवन को जो गति की जो तुलना की गई वो किसकी गति से, एरोप्लेन जो 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती है उसकी स्पीड से क्या की गई, तुलना की गई है। द कॉर्न मर्चेंट फील्स दैट इट्स टू फास्ट, और भुट्टा व्यापारी, मक्का व्यापारी यही फील करता है कि यह बहुत अधिक तेज है, इतना भी तेज नहीं होना चाहिए। तो आई होप आपने उसके रिमार्क को समझ लिया, टिप्पणी को समझ लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट डू वी हैव टुडे विच आवर एंसेस्टर्स लैक्ड, इज इट एन एडवांटेज और डिसएडवांटेज। किस प्रकार का एक्साइटमेंट आज हम लोग पाते हैं जो हमारे पूर्वजों के पास नहीं थी, कमी थी, तो क्या यह एक एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है, लाभ है या नुकसान है इससे। तो देखते हैं आंसर। द एरोप्लेन फ्लाइज एट अ वेरी हाई स्पीड इवन एट, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 1000 होना चाहिए जबकि यहाँ टाइप 100 हो गया है, तो 1000 माइल्स एन आवर। चूँकि हम जानते हैं कि आज एरोप्लेन जो है फ्लाइज करती है बहुत तेज गति से, लगभग 1000 मील पर घंटे यानी 1000 मील पर घंटे की स्पीड से चलती है। विद दिस स्पीड वी कैन ईट ब्रेकफास्ट इन दिल्ली एंड ईट डिनर इन केरला। इसी स्पीड से हम लोग क्या कर सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं दिल्ली में और रात का भोजन कर सकते हैं केरला में। चूँकि वो स्पीड बहुत तेज़ है, अभी दिल्ली में है, फिर फ्लाइट से तुरंत हम लोग कहाँ चले जाएँ, केरला चले जाएँ। तो लाइफ बहुत तेज़ गति से बीत रही है। आवर एंसेस्टर्स लैक दिस फैसिलिटी, हमारे पूर्वजों के पास ये फैसिलिटी की कमी थी, इस सुविधा की कमी थी। देयर लाइफ्स वर वेरी स्लो पेस्ड एंड हैड स्लो रनिंग व्हीकल्स लाइक हॉर्स कैरेज एंड कार्स। उनके जीवन जो थे बिल्कुल धीमी गति से चलने वाले थे, और बहुत धीमी गति चलने वाली गाड़ियाँ भी उनके साथ थी, जैसे घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी, ये सारी गाड़ियाँ थी उनके आने जाने के साधन के रूप में। दे डिड नॉट एंजॉय दिस सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट, इस प्रकार का एक्साइटमेंट का, उत्तेजना का वो लोग एंजॉय नहीं कर पाए थे। There are many advantage of these facilities as it helps us save time. इस प्रकार के फैसिलिटीज़ का बहुत सारा एडवांटेज भी है क्योंकि यह हमारे समय को बचाता है, बट इट ऑल्सो मेक्स अस लाइफ एट अ फास्ट पेस। लेकिन इससे क्या होता है कि हमारा जीवन बहुत तेज़ गति से हम लोग जीवन को जीते हैं। वी डोंट हैव एनी पेशेंस एनी मोर, हम लोग के पास अब धैर्य नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। एंड वी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू फॉलो द पेस ऑफ मशीन्स एज इट्स अफेक्ट्स आवर बॉडी, और हम लोगों के लिए कठिन है फॉलो करना किसको, मशीन की गति को, क्योंकि इससे हमारी शरीर भी क्या होती है, अफेक्ट होती है, प्रभावित होती है। तो इसके एडवांटेज भी हो गए कुछ फास्ट पेस के, और डिसएडवांटेज भी हो गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, हु आर टेकन टू बी स्लो थिंकर्स, किनको स्लो थिंकर्स के रूप में लिया जाता है। हाउ आर द स्लो थिंकर्स हैंडीकैप्ड टुडे, इन्हें स्लो थिंकर्स आज विकलांग है किस रूप में। स्लो थिंकर्स आर दोज पीपुल हु लैक द प्रेजेंस ऑफ माइंड। स्लो थिंकर्स उन लोगों को कहा जाता है जिनके पास कमी होती है प्रेजेंस ऑफ माइंड की, मतलब दिमाग की उपस्थिति क्या होती है, प्रेजेंस ऑफ माइंड की क्या होती है, इनके अंदर कमी होती है। सम पीपुल टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड थिंग्स, कुछ लोग जो होते हैं कुछ टाइम लेते हैं किसी चीज़ को समझने में, एंड आर स्लो टू रिस्पॉन्ड, और उनका जो जवाब रिस्पॉन्ड होता है वो बिल्कुल स्लो होता है, धीमी गति से होता है। दे लैग इन द पेस ऑफ लाइफ, वो जीवन गति में पीछे रह जाते हैं। लैग का मतलब पीछे रह जाना होता है। टाइम इज मूविंग फास्ट, समय तेज गति से चल रही है, एंड सच पीपुल सफर अ लॉट, और इस प्रकार के जो स्लो थिंकर लोग होते हैं काफ़ी सफ़र होते हैं, पीड़ित होते हैं। साइंस हैज चेंज्ड पीपुल्स मेंटालिटी एंड एक्टिविटीज़, जो विज्ञान है आज उसने क्या किया है, लोगों के मेंटलिटी को, सोच समझ को चेंज कर दिया है, क्रियाकलापों को चेंज कर दिया है साइंस ने। नाउ वी हैव टू थिंक एंड एक्ट मच फास्टर देन आवर एंसेस्टर्स, अब हमें सोचना पड़ता है और करना पड़ता है ज़्यादा तेज अपने पूर्वजों से, टू फुलफिल आवर कमिटमेंट, अपने वादों को पूरा करने के लिए। स्लो थिंकर्स आर बाउंड टू रिमेन हैंडीकैप्ड, और स्लो थिंकर क्या है, बाउंड है, मजबूरी में बंधे हुए हैं, क्या, हैंडीकैप्ड रहने के लिए, विकलांग बने रहने के लिए, एंड यूजुअली फाइंड इट हार्ड टू गेट यूज्ड टू दिस फास्ट पेस ऑफ लाइफ, और इस तेज गति के जीवन में के साथ वो समायोजित नहीं हो पाते हैं, उनको ये कठिन लगता है उसके साथ चलना। तो स्लो थिंकर के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, इसलिए उनको हैंडीकैप्ड के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, व्हाट इनलाइटमेंट डज द राइटर सीक फ्रॉम हिज वाइफ, व्हाट डज इट सजेस्ट अबाउट द प्लाइट ऑफ द मॉडर्न मैन। किस प्रकार का ज्ञानोदय अपनी पत्नी से वो खोजता है, ढूंढता है राइटर सिनेमा में, और यह मॉडर्न मैन के किस दशा को सूचित करता है, बताता है। तो द राइटर वांट्स हिज वाइफ टू हेल्प हिम फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन फीमेल आर्टिस्ट ऑफ ए फिल्म। जब राइटर अपने पत्नी के साथ फिल्म देखने जाता है तो वह चाहता है कि उसकी पत्नी उसकी मदद करे डिफरेंस करने में, अंतर करने में, जो फीमेल आर्टिस्ट यानी जो हीरोइंस थी फिल्म में उसमें। द राइटर थॉट ऑल 3 फीमेल्स आर्टिस्ट वे आर द सेम एंड वन। राइटर को सोचता है या राइटर को लगता है कि फिल्म में जितनी भी 3 महिलाएं हैं, जो 3 फीमेल आर्टिस्ट हैं, हीरोइंस हैं, वो एक ही हैं, सेम है। हिज वाइफ हेल्प्स हिम टू सेट देम अपार्ट बेस्ड ऑन कम्प्लेक्शन अपीयरेंस। तब उसकी पत्नी क्या करती है, मदद करती है राइटर को अलग अलग करने में, किस आधार पे, उसके रंग के आधार पे या उसकी उपस्थिति मुखाकृति के आधार पे, अपीयरेंस के आधार पे। इट वेरी वेल सजेस्ट द प्लाइट ऑफ द मॉडर्न मैन। आधुनिक आदमी के दशा को यह बहुत अच्छी तरह से सजेस्ट करती है। एंड थ्रोज लाइट ऑन द मेंटल एबिलिटी ऑफ मैन, और मनुष्य के मानसिक योग्यता पर क्या करती है, प्रकाश डालती है। हु कैन नॉट मेक, जो कर नहीं सकता है क्या, डिफरेंस बिटवीन राइट और रॉन्ग, जो सही और गलत में अंतर नहीं कर सकता है। हु आर अनेबल टू एक्सपीरियंस द रियलिटी ऑफ लाइफ, जो अयोग्य होते हैं अनुभव करने, किसको, वास्तविकता, जीवन की वास्तविकता को अनुभव करने के अयोग्य होते हैं। तो इस प्रकार से राइटर ने खुद को क्या कहा था, स्लो थिंकर्स ट्राइब से बिलोंग किया था अपने आप को, इसलिए पत्नी उसको क्या करती है, क्लियर करती है, डिफरेंस को क्लियर कर देती है। चलिए ये थे प्रश्न 5। अब चलते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ, जो प्रश्न 6 आपके सामने है। समराइज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एस्से, यानी जो एस्से हम लोगों ने पढ़ा उसको समरी के रूप में इसका सेंट्रल आइडिया बताना है, जो मेन थीम है, केंद्रीय थीम है, विचार है, उसको बताना है। तो द एस्से द पेस फॉर लिविंग इलस्ट्रेट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लाइफ। ये दोस्तों इलस्ट्रेट का मतलब होता है उदाहरण देकर समझाना, और ये पेस फॉर लिविंग जो एस्से है वो उदाहरण देकर क्या समझाती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लाइफ, आधुनिक जीवन के विशेषताओं को बताती है। इट थ्रोज लाइट ऑन द फास्ट पेस ऑफ मॉडर्न लाइफ, यह प्रकाश डालती है आधुनिक जीवन की तेज गति पर। आरसी हचिंसन नाइसली डेमोन्स्ट्रेट्स द प्लाइट ऑफ आवर मॉडर्न लाइफ स्टाइल, आधुनिक जीवन शैली के ऊपर की दशा पर जो आरसी हचिंसन ने है बहुत सुंदर ढंग से इंगित किया है, इसको दशा को बताया है, संकेत दिया है दशा की तरफ। द राइटर हैज वेरी वेल एक्सपीरियंस्ड द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ स्लो एंड फास्ट लाइफ। राइटर ने बहुत ही अच्छे ढंग से वर्णन किया है एडवांटेज को, लाभ को, और डिसएडवांटेज को, हानि को, ऑफ स्लो एंड फास्ट लाइफ, यानी धीमा और तेज गति के जीवन को। फास्ट थिंकर्स विल अचीव द अपॉर्चुनिटी टू मेक ए लिविंग, जो तेज सोचने वाले थे वो प्राप्त करते हैं उस मौका को कि अपने लिविंग को, जीविका कमा सके। बट विल रश लाइफ एंड नॉट अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव लाइफ, लेकिन वो जीवन की तेज गति में बढ़ते रहते हैं और जीवन के जो मौलिक उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको वो समझ नहीं पाते हैं। मतलब अचीव तो कर लेते हैं अपॉर्चुनिटी को, लिविंग की अपॉर्चुनिटी को, जीविका की अपॉर्चुनिटी को, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं। तो ये था सेंट्रल आइडिया इस एस्से का। दोस्तों ये क्वेश्चन हु आर टेकन टू बी मॉडरेट मास्टरमाइंड 2017 के एग्जाम में पूछा जा चुका है, और इसका सेम आंसर मॉडरेट मास्टरमाइंड का मतलब स्लो थिंकर ही होता है। तो जो स्लो थिंकर वाला आपका प्रश्न था उसी का वो उत्तर होगा, यानी हमने लिख भी दिया है, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन 2017, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द सेम एज आंसर ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग पढ़ा उसी का आंसर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर लैंग्वेज चेंज करके पूछता है तो आप उसको इसी हिसाब से आंसर करेंगे। मॉडरेट मास्टरमाइंड्स का मतलब ही होता है स्लो थिंकर्स। आई होप आपने आज के इस वीडियो को अच्छे ढंग से एंजॉय किया और समझा। तो अब मिलेंगे हम लोग अगले चैप्टर के साथ, तो बने रहिए इंग्लिश वाटिका के संग। और इस वीडियो को पसंद किया तो इसे ज़रूर शेयर करें, कमेंट भी करें, और हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर टुडे।